गांव देहात में सहजन बिना किसी विशेष देखभाल के किसान अपने घरों के आसपास एक दो पेड़ लगाकर रखते हैं, जिसका उपयोग वो सब्जी के रूप में करते हैं। लेकिन इसकी पौष्टिकता और औषधीय गुणों को जानने के बाद इसकी मांग काफी बढ़ रही है, जिसके चलते इसकी खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अगर आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो इस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विवेकानंद सिंह। सहजन की जो खेती है यह अभी हमारे उत्तर प्रदेश में या कहा जाए तो अभी बहुत नई है, क्योंकि हम लोग जो है इसको बाग के रूप में एक आध पेड़ बागों में लगाया करते थे, जिसको हम प्रयोग जो है केवल एक बार साल में जब मार्च अप्रैल में इसके फल आते थे तो करते थे। लेकिन इसको देखा जाए तो जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो पूरे दक्षिण भारत में इसके पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है और पूरे वर्ष इसका फल प्रयोग में लाया जाता है। यह सहजन का जो पौधा है यह हमारे देश के में इसकी उत्पत्ति स्थान है, हमारे देश का ही पौधा है। आमतौर पर प्रदेश में सहजन के ऐसे पौधे देखे जाते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जिसमें साल में एक ही बार उत्पादन होता है, जबकि नई किस्म को एक बार लगाने पर 4 से 5 साल तक उत्पादन मिलता है और साल में 2 बार उत्पादन मिलता है। साथ ही कम एरिया में अधिक पौधे लगने के कारण अधिक उत्पादन होता है। आज के समय में जिस प्रकार से व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है, तरह तरह की दवाइयों के चपेट में आ रहा है, इसको देखते हुए सरकार और वैज्ञानिक सभी जो चिकित्सक वो सब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो है सहजन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने में किया जाए। सहजन एक ऐसा पौधा है जिसका पत्ती, फल और फूल, तना और जड़, इसके हर पार्ट में जो है, हर पौधे के हर पार्ट में इसके अंदर जो है बहुत सारे खनिज तत्व, विटामिन्स में औषधीय गुण इसके अंदर विद्यमान है। किसान भाइयों, अगर खेती की बात करें तो हमारे यहाँ बहुवर्षीय एक होती है सहजन की प्रजाति और एक होती है जिसको 3 वर्ष तक 1 साल लगाते हैं और 3 से 4 साल तक रैटून के रूप में ये काटते हैं, पेड़ी के रूप में। तो जो खेती की बात होती है तो उसमें हम लोग जो है ये ऐसी प्रजातियां हैं जो जिसका हमको चयन करना है। तो सबसे पहले इनके प्रजातियों का हम बता दें आपको कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से जो है 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें एक है PKM1 और एक है PKM2, 2 प्रजातियां हैं। ये जो आपके सामने ये जो प्रजाति हम दिखा रहे हैं, इस प्रजाति का नाम जो है PKM1 है। यह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। इसके पेड़ जो है 4 से 6 मीटर तक ऊंचाई के होते हैं, जिसपे जो है प्रति वर्ष जो है करीब 200 से 250 फलियां, जो इस प्रकार से ये फलियां लटकी हुई हैं, ये आती हैं। इसके अलावा इनकी फलियों की लंबाई आप देखेंगे तो करीब जो है 1.5 फीट से 1.25 फीट तक, यहाँ तक कि 3 फीट तक भी इसकी लंबाई जाती है। किसान भाइयों, जहाँ बहुवर्षीय जो हम लोग को पता है कि जो बहुवर्षीय सहजन की प्रजाति होती है, इससे ये प्रजाति अलग है। इसकी खेती के लिए जो है जैसे आपका साल में 2 बार इसका आता है, एक आता है अप्रैल मई में इसका फूल आता है और एक सितंबर अक्टूबर में। अब इसके उत्पादन खेती के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। इसकी खेती करने के लिए जब ये फल पक जाता है तो इसके अंदर जो है बीज तैयार हो जाता है। अब उस बीज को सुखा करके निकाल लेते हैं और उसी बीज का जो है के द्वारा हम इसके पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए 15 × 7 सेंटीमीटर या 15 × 10 सेंटीमीटर के 50 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन की पॉली बैग लेते हैं। उसके अंदर जो है कंपोस्ट, रेत और टॉप सॉइल, ऊपर वाली टॉप सॉइल जो होती है उसका मिक्सचर बना करके और साथ में बावास्टीन जो है डाल करके इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार करके उससे हम भराई कर लेते हैं पहले पॉलीथीन की। और हर पॉली बैग में जो है कोकोपीट भिगो करके जब वो पूरा फूल जाए तो उसकी थोड़ी मात्रा कोकोपीट की उस पर रख देते हैं और उसके ऊपर एक बीज को रखते हैं, फिर कोकोपीट से उसको ढक देते हैं और उसके बाद निरंतर जो है सुबह शाम हम उसकी सिंचाई करते हैं। पौध तैयार करने का सही समय जो है ये मई के बाद जब स्टार्ट होता है, पहली बारिश होती है, तब इसका हम करते हैं। जो फसल हम जो है
अगले 6 महीने में इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो पौध तैयार करने का यही तरीका है। इसमें आपको 1 महीने के अंदर पौध आपको तैयार हो जाएगी और उस पौध को जो है आप खेत में ले जाके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये जो है आपका उपोष्ण कंडीशन में भी, उष्णकटिबंधीय कंडीशन में भी और समशीतोष्ण कंडीशन, तीनों कंडीशन में इसकी खेती की जा सकती है। यानी अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी खेती आराम से की जा सकती है। और जहाँ भूमि की बात आती है तो भूमि जो है इसके लिए बहुत अच्छी भूमि या बहुत ख़राब भूमि की कोई मापदंड नहीं है। ये हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। केवल इसको भारी मिट्टी यानी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी तब इसको दिक्कत होती है, नहीं तो पीएच के मामले में 4.5 पीएच से 8.5 पीएच तक की मिट्टी में यह अच्छी प्रकार से इसकी फसल का उत्पादन किया जा सकता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से खेत की तैयारी करें। तो नॉर्मल जो तरीका होता है, खेत की जुताई अच्छे से कर लें, करने के बाद उसको लेबल कर लें और उसमें जो है लेआउट कर लें, उसका आलेखन कर लें, जिसमें 2 बाई 2.5 मीटर, 2 मीटर पे 2.5 मीटर पे कतार से कतार की दूरी रखें और 2 मीटर जो है पौध से पौध की दूरी रखें। जहाँ पौध लगाना है वहाँ पर 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा चौड़ा जो है गड्ढा खोद लें। और जो मिट्टी आपकी बाहर निकल रही है उसी मिट्टी में जो है 1 टोकरी गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम पोटास और 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फोट का मिश्रण बना करके उसको भराई कर लें। भराई करने का उत्तम समय जो है मई का है, ताकि 1 महीने तक वो भरा रहे और वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद जब आपका पौध तैयार हो रहा है जून के महीने में या जुलाई के महीने में, तब आप उस पौधे का रोपण कर दें। रोपण करने के 60 दिन के बाद 2 मीटर के लगभग आ जाए तो ऊपर से उसकी निप को काट दें, जिससे कि उसके और ब्रांचिंग उसमें हो जाए। जिस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांचिंग हुई है। इस ब्रांचिंग का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी जब ज़्यादा ब्रांचिंग होती हैं, जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी उतने ज़्यादा आपको फूल और फल आएगा। तो इससे प्रति पौधे उत्पादन अच्छा होगा। लगाने के 90 से 100 दिनों बाद इसमें फूल फलियां आने लगती है। साल में एक पौधे से 200 से 400 फलियां यानी कि 40 से 50 किलोग्राम कुल उत्पादन होता है। ये काफी गुदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 3 से 4 सालों तक पेड़ी फसल लिया जा सकता है। फसल होने के बाद पौधे को जमीन से 2 मीटर छोड़कर काट छांट कर देना चाहिए। रोपाई करने के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की दर से दें और इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति पौधा का पुनः दें। इसके अलावा 15 किलोग्राम गोबर की खाद और 20-20 ग्राम एजोस्पिरिलम या पीएसबी कल्चर का भी प्रयोग करें। इससे उपज तो बढ़ता ही है, फलियों की क्वालिटी भी अच्छी आती है। जैसे आपका पौध साल में 2 बार इसका आता है, एक आता है अप्रैल मई में इसका फूल आता है और एक सितंबर अक्टूबर में। अब ये फल आने के बाद ये जब इसका फल आना बंद हो जाए तब इसकी अच्छे से छटाई कर दी जाती है और छटाई कर देने के तुरंत बाद जो है इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लाइटॉक्स नामक दवा का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार का फंगस ना आए। अब उसके बाद इसमें से नई शाखाएँ आएंगी और उस पर फिर नए फल आएंगे। तो ये कार्य से करना चाहिए छटाई का, नहीं तो फिर फल जो है तीखे होने लगते हैं। और अगर हम ये देखें कि जो हम बहुवर्षीय हमारे पास जो प्रजातियां हैं उनसे जो ये 1 वर्षीय प्रजातियां हैं, जिनको एक बार लगाने के बाद 3 साल तक पेड़ी के रूप में हम उससे फल ले सकते हैं, तो ये देखेंगे कि इनका उत्पादन उसके उत्पादन से बहुत ज़्यादा है और पूरे साल भर आप जो है इसका उत्पादन ले सकते हैं और बाज़ार में बिक्री कर सकते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि एकड़ पीछे जो है 40 से 60 कुंटल तक प्रथम वर्ष में जो है उत्पादन इस वैरायटी से प्राप्त किया गया है और इससे अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। अब महिलाएं भी पुरुषों की भांति खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बिहार राज्य के जिला बांका की एक महिला किसान विनीता कुमारी से, जो मशरूम के स्पॉन को तैयार करती हैं और अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव के किसानों को भी स्पॉन उपलब्ध कराकर स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैं 2012 में मशरूम का ट्रेनिंग
बांका केवीके में ली थी और अपना ट्रेनिंग लेके अपने घर में हम उगाना शुरू कर दिए। वही उगाते हुए देखते कई महिलाएं इस काम में लग गई और वो लोग भी उगाने लगे और उगाते उगाते सबको मतलब बीज का डिमांड बढ़ते गया। इसका बहुत मतलब हम लोग को मारामारी था, बीज मिलता नहीं था, कहीं पूसा जाते थे, कहीं समस्तीपुर से, कभी पटना, कभी नालंदा, वहाँ से लाते लाते हम लोग का बीज बहुत खराब हो जाता था, बहुत नुकसान में रहते थे। तब सोचे क्यों नहीं हम इसका स्पॉन का ट्रेनिंग लिया जाए और हम अपने यहाँ स्पॉन बना के अपना किसानों को दूर करें। तब फिर जाके हम अपना 1 माह तक पूसा यूनिवर्सिटी में 1 माह तक ट्रेनिंग किए मशरूम स्पॉन बनाने का। उसके बाद हम वहाँ से घर आए और कुछ रुपया जमा किए। तब 12,000 में छोटा सा ऑटोक्लेव खरीदे और हम अपना बीज बनाना शुरू कर दिए। विनीता देवी की लगन और मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज सब उनकी प्रशंसा करते हैं। आज ये महिला किसान अपने गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में मशरूम का स्पॉन तैयार करती है और उसे बेचती है। इसके बाद मेरा अन्य जिला से भी मेरे यहाँ डिमांड आने लगा बीज का। हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 केजी मेरा पर दिन तैयारी होता था, मांग था 50 केजी 40 केजी का डिमांड था। तो हम सोचा क्यों नहीं इस पे हम अपना इससे बड़ा ऑटोक्लेव अपना लैब लगा लें और किसानों को बीज को दें। इनका कहना है कि मशरूम का बीज तैयार करने के लिए अत्याधुनिक यंत्रों की जरूरत होती है जो कि काफी महंगे होते हैं। इसके लिए उन्होंने शासकीय अनुदान का लाभ लेकर यंत्रों की खरीदी की और अपना लैब बनाया जिसमें ये प्रतिदिन 40 से 45 किलोग्राम स्पॉन तैयार करती हैं। तो धीरे धीरे हम गए कृषि विभाग, आत्मा उद्यान विभाग, बागवानी मिशन, वहाँ से हमको कुछ मतलब दिए, कुछ बैंक गए, यूको बैंक भी हमको मदद किए, वहाँ से लोन दिए। उसके बाद हमको 50% अनुदान था, 50 मतलब अपना था, वो लगा के हम अपना 15 लाख का अपने यहाँ यूनिट लगाए और अभी हम 30 से 40 केजी पर दिन स्पॉन तैयार कर रहे हैं और अन्य जिलों में दे रहे हैं। भागलपुर है, लखीसराय है, बेगूसराय, सिवान, इस सब जगह पे हम अपना बीज किसान को मुहैया करा रहे हैं और ताकि हमको भी रोजगार मिल रहा है और किसान को भी रोजगार मिल रहा है। वो भी मतलब आत्मनिर्भर बन रहा है और हम भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इनका कहना है कि मशरूम का बीज तैयार करना काफी कठिन और परिश्रम भरा है, लेकिन अगर इसे सावधानी पूर्वक किया जाए तो वह बेहतर और आसानी से मशरूम का बीज तैयार कर सकते हैं। स्पॉन जो बनता है धान और गेहूं का बनता है। ज्यादातर अधिक आदमी गेहूं पर बनाता है, लेकिन हम धान पे बनाते हैं क्योंकि खास बात यह है धान पे बनाते हैं कि मतलब धान का बीज टिकाऊ होता है और अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। जैसे गेहूं लिए, धान लिए, उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसके बाद हम पानी में धो लेते हैं। धो के उसके बाद हम उबालते हैं, अध पका करते हैं। अध पका करने के बाद उसको छान लेते हैं। छान के उसके बाद उसको साफ जगह पे प्लास्टिक पे सुखा देते हैं, आधा सुखा के उसके बाद 10 ग्राम कार्बोनेट और 20 ग्राम सल्फेट मिलाते हैं। उसके बाद ½ केजी या 1 केजी का पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके उसके बाद कॉटन लवर लगा के उसके बाद 2 से 2.5 घंटा ऑटोक्लेव करते हैं। उससे फिर निकाल के हम यूवी लाइट में देते हैं, नेमनार में देते हैं। उसके बाद यूवी चलाते हैं आधा घंटा, यूवी जला के उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर एयर चला के स्पिरिट लैम्प के सामने उसको कल्चर डालते हैं। कल्चर डालने के बाद वो 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम मार्केटिंग के लिए भेज देती हूँ और उसमें लागत 50 रुपया है, 50 रुपया बचत है और समय समय पर हमको वहाँ जानकारी मिलती है और हर चीज का हमको अनुभव देती है। और अभी हम कमा रहे हैं 35 से 40 हजार और हम किसान भाइयों को कहेंगे इसमें जुड़े और इस तरह मेरे तरह काम करें और बहुत आगे ऊंचाइयों तक पहुँचे।
इस तरह किसान भाइयों, थोड़ी सी मेहनत और लगन से आप भी विनीता कुमारी की तरह सफल किसान बन सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सलीमपुर, जिला हाथरस के कृषक रोहन सिंह ने। यह प्याज की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रोहन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम प्याज की हम बात करें रबी प्याज की, तो रबी प्याज में जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि सब जानते हैं कि ठंडी या शरद ऋतु की फसल है ये, तो औसत तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं भूमि कैसी होनी चाहिए। तो प्याज की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें अधिक से अधिक जीवांश की मात्रा उपलब्ध हो। दूसरी चीज़, जल निकास का उचित प्रबंध होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी के लिए सर्वप्रथम 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से और 1 जुताई हैरो से करने के बाद हम पाटा लगा लेते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि भूमि की तैयारी करते समय कि एकदम मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जिससे कि पानी जो है एकदम बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैल जाए। अब बात करते हैं कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद सड़ी हुई हम भूमि की तैयारी के समय पहले ही मिला देते हैं और 100 से 120 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा हम प्याज की फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाते हैं। अब तरीका कैसा होना चाहिए खाद और उर्वरक का। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की हम पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही हम बराबर मात्रा में खेत में मिला देते हैं और शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है उसको हम 2 बराबर भागों में बांटकर 30 से 35 दिन तथा 45 से 55 दिन के अंतराल पे हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम खेत में मिला देते हैं। अब बात करते हैं कि उन्नतशील प्रजातियां हम कौन कौन सी ले सकते हैं। तो रबी प्याज की फसल में सबसे जो प्रमुख सेंट्रल यूपी के लिए है वो एग्रीफाउंड लाइट रेड, दूसरा कल्याणपुर रेड राउंड, भीमा श्वेता, भीमा किरण आदि उन्नतशील प्रजातियां किसान भाई ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बुआई यानी रोपाई कब करनी चाहिए। तो पौधे जब 45 से 50 दिन की हो जाए तो पौध रोपाई के योग्य मानी जाती है और रोपाई करने का समय जो है दिसंबर का अंतिम सप्ताह से मध्य जनवरी में हम रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई से पूर्व पौधों को उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए आप कार्बोडाजिम फफूंदीनाशक की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को उपचारित कर लें। इसके उपरांत ही पौध की रोपाई करें। तो अब बात करते हैं कि रोपाई का तरीका कैसे होना चाहिए। तो किसान भाई, अगर हम पंक्ति से पंक्ति की रोपाई करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। निराई गुड़ाई के समय भी कंद कटते नहीं हैं। तो पौध से पौध की जो दूरी होती है 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो भी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। ये एक प्रमुख समस्या है प्याज की फसल में, क्योंकि अगर खरपतवार का सही समय पे हम निदान न करें, न निकालें खेत से, तो ये प्याज की फसल उगने से पहले ही ये खरपतवार उग जाते हैं और पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और पोषक तत्व ले लेते हैं, जिससे कि फसल पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहली निराई गुड़ाई जो प्याज में करते हैं 20 से 25 दिन के अंतराल पे करते हैं और दूसरी पहली निराई गुड़ाई के 1 महीने बाद करते हैं। तो इससे एक अच्छा प्रबंधन हो सकता है। और इसके बाद में क्या है कि अगर किसान भाई रासायनिक विधि अपनाना चाहते हैं तो पेंडामेथिलिन की 2 से 2.5 ml मात्रा हम प्रति लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर ही हम छिड़काव कर देते हैं, तो जिससे खरपतवार पर काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। अब बात करते हैं कि सिंचाई प्रबंधन में अगर भूमि में रोपाई के समय पर्याप्त नमी है
तो ठीक है, नहीं तो रोपाई के दूसरे दिन ही हम सिंचाई कर देते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं। अब बात करते हैं उपज की। तो किसान भाई विभिन्न प्रजातियां ले सकते हैं, जैसे कल्याणपुर रेड राउंड है, इसकी उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। एग्रीफाउंड लाइट रेड है, इसकी 300 से 320 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। ब्रोकली की अच्छी उपज लेने के लिए तकनीकी बातें। उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।